दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की। इसी जबलपुर शहर में ही एक थाना लगता है, रांझी। 29 जून 2017 को रांझी थाने के टीआई जेमशराम को एक सूचना मिली कि इंडी के सांवरिया मुख्य मार्ग के पास झाड़ियों में एक 35 साल के युवक की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही टीआई जेमशराम अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। शव के शरीर पर किसी प्रकार का चोट का निशान नहीं था, लेकिन उसके गले पर पड़ा काला निशान ये संकेत दे रहा था कि मृतक की हत्या गला दबाकर की गई है। पुलिस को तुरंत एहसास हुआ कि मामला साधारण मौत का नहीं बल्कि हत्या का है। एसपी अमित सिन्हा को सूचना दी गई। उन्होंने आसपास के सभी थानों और जिलों में अज्ञात लाश मिलने की सूचना भेज दी। घटना के बाद जब शव को घटनास्थल से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो कुछ लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने शव की तस्वीरें खींचकर व्हाट्सएप पर वायरल कर दी। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी फैल गई। इस दौरान 6वीं बटालियन में तैनात एक पुलिसकर्मी ने उन तस्वीरों को देखा। जब उसने शव की कलाई पर बने 2 टैटू देखे तो उसे तुरंत याद आया कि राजेश बेन ने अपनी कलाई पर बिल्कुल ऐसे ही टैटू बनवाए थे। वो पुलिसकर्मी राजेश को जानता था और इन टैटू को देखकर उसे यकीन हो गया कि शव राजेश का ही हो सकता है। वो बिना देर किए सीधा राजेश बेन के घर पहुंचा। वहां राजेश की पत्नी भारती और उनके दोनों बच्चे मौजूद थे। जब उसने भारती से पूछा तो उसने बताया, राजेश सुबह 9 बजे 15,000 रुपए लेकर बेटे की स्कूल फीस भरने गए थे, लेकिन फिर वापस नहीं लौटे। मुझे लगा स्कूल में देर हो जाने के कारण राजेश सीधे अपनी ड्यूटी पर चले गए होंगे। भारती की ये बात सुनकर राजेश के दोस्त का शक गहरा हो गया। उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उस दिन राजेश बटालियन में भी नहीं दिखा था। उसका शक और गहरा हो गया कि रांझी में मिली लाश राजेश बेन की ही हो सकती है। इसके बाद उन्होंने ये सूचना रांझी पुलिस को दे दी। टीआई श्री जेमसराम ने भारती को लेकर हॉस्पिटल में शव दिखाया और देर शाम उसने शव की पहचान अपने पति एसएएफ में पदस्थ आरक्षक राजेश बेन के रूप में कर ली। पहचान करने के बाद शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में यह साफ था कि राजेश की हत्या गला दबाकर की गई थी। इसका मतलब यह था कि राजेश की जान किसी ने जानबूझकर ली थी और ये एक हत्या का मामला था। चूंकि ये एक पुलिस वाले की हत्या का मामला था, पुलिस इसे बहुत गंभीरता से ले रही थी। इसलिए एसपी अमित सिंह ने तुरंत एक खास जांच टीम बनाई ताकि पूरे मामले की अच्छे से जांच की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि हत्या क्यों और कैसे हुई। इसी बीच रात लगभग 11 बजे एक चौंकाने वाली घटना घटी। दरअसल रांझी थाने में तैनात महिला आरक्षी आरती सोनकर ने एसपी को एक फोन रिकॉर्डिंग भेजी, जिसमें मृतक आरक्षक राजेश बेन की पत्नी भारती एक युवक से फोन पर बात कर रही थी और अपने पति का शव ठिकाने लगाने के लिए मदद मांग रही थी। आरक्षक आरती ने बताया कि मृतक की पत्नी जिस व्यक्ति से बात कर रही थी वो उसका भाई सोनू सोनकर था। मृतक राजेश ने सोनू से काफी पैसा ब्याज पर उधार ले रखा था। यह रिकॉर्डिंग हाथ में आने के बाद पुलिस को शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी कि राजेश की हत्या उसकी पत्नी भारती ने की थी। इसलिए रात में ही महिला पुलिस की एक टीम ने उसके घर जाकर पूछताछ की, जहां कुछ ही देर में भारती ने अपने अपराध को कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने भारती, उसकी चचेरी बहन पायल, भारती की मां शुक्रानी और पड़ोस में रहने वाली उसकी नाबालिग सहेली को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने भारती की वो चुन्नी भी बरामद कर ली जिससे गला दबाकर राजेश की हत्या की गई थी। साथ ही वो एक्टिवा भी जब्त कर ली, जिसका इस्तेमाल राजेश के शव को झाड़ियों में ले जाकर ठिकाने लगाने की कोशिश में किया गया था। पूछताछ में भारती ने बताया कि राजेश को शराब पीने की बुरी लत थी और यही लत उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी। सुहागरात को भी वो शराब पीकर और एक बोतल साथ में लेकर कमरे में आया था।
शराबखोरी के कारण राजेश पर लाखों रुपए का कर्ज भी हो गया था, जिससे उसकी स्थिति और भी खराब हो गई थी। इस वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया था और आए दिन भारती के साथ मारपीट करने लगा था। भारती के अनुसार वो रोज रोज की मारपीट से तंग आ चुकी थी और इसलिए घटना वाले दिन उसने पति की हत्या की योजना बना डाली। उसने अपनी चचेरी बहन पायल और पड़ोस में रहने वाली 16 वर्षीय सहेली को पहले ही घर बुला लिया था। रात लगभग 11 बजे जब राजेश शराब के नशे में घर लौटा तो उसने मेरी बहन और सहेली के सामने ही मुझे कपड़े उतारने के लिए कहा, लेकिन मैं कुछ सोच ही रही थी। तभी मैंने एक झटके में अपनी चुन्नी उसके गले में लपेट दिया और फिर हम तीनों ने मिलकर गला घोटकर राजेश की हत्या कर दी। शव को बोरे में भरकर एक कोने में छुपाकर रख दिया। घटना की खबर मिलते ही आरती और मां शुक्रानी सुबह जबलपुर पहुंच गई। अगले दिन दोपहर लगभग 2 बजे पायल और भारती ने शव को एक्टिवा पर रखकर रांझी इलाके की झाड़ियों में फेंक दिया। इस दौरान एक्टिवा पायल चला रही थी। शाम को जब राजेश के साथी उसके बारे में पूछताछ करने उसके घर आए तो भारती ने सोनू सोनकर को फोन करके शव को ठिकाने लगाने के लिए मदद मांगी। ये फोन रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लगने के बाद पूरा मामला उजागर हो गया। लेकिन दूसरे दिन इस कहानी में नया मोड़ आ गया। संजय कॉलोनी रांझी में रहने वाले मृतक राजेश बैन के परिवार वालों ने एसपी अमित सिन्हा को एक आवेदन सौंपकर उचित जांच की मांग की। उन्होंने बताया कि ये सच है कि राजेश के ऊपर काफी कर्ज था, जो उसने शराब पीने के लिए नहीं बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक साहूकार युवक के साथ भारती के अवैध संबंध भी हो गए थे। एक दिन राजेश ने अपनी पत्नी को उसके आशिक के साथ रंगे हाथ पकड़ भी लिया था। इसलिए भारती के प्रेमी ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर राजेश की हत्या की है। जब यह नया मोड़ सामने आया तो पुलिस ने साहूकार से बात करने का फैसला किया। इसके साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने भारती और राजेश के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए ताकि ये पता चल सके कि क्या कुछ संदिग्ध बातचीत हुई थी। हालांकि जांच के दौरान ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे भारती के प्रेम संबंधों का कोई ठोस सबूत मिल सके और इसके अलावा साहूकार और भारती के बीच कोई भी कनेक्शन साबित नहीं हुआ और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इससे यह साफ हो गया कि भारती का किसी के साथ भी कोई प्रेम संबंध नहीं था। जांच के दौरान पुलिस को एक और कहानी सामने आई जो और भी चौंकाने वाली थी। इस नए मोड़ में पता चला कि राजेश शराब के नशे में अपनी पत्नी भारती पर दबाव बनाता था कि वो उसकी चचेरी बहन पायल और पड़ोस में रहने वाली नाबालिग सहेली के साथ उसके संबंध बनवाए। भारती के मना करने पर राजेश उसे अक्सर ये आरोप लगाकर मारपीट करता था कि उसके प्रेमी के साथ उसके संबंध है। चर्चा तो ये भी थी कि राजेश ने अपनी चचेरी साली और पत्नी की सहेली के साथ मनमानी की थी। इससे तंग आकर इन तीनों ने मिलकर राजेश से छुटकारा पाने के लिए एक साजिश रची और उसकी हत्या कर दी। इस तरह से एक हत्या के पीछे 3 अलग अलग कहानियां और घटनाएं सामने आई, जिनमें से हर एक कहानी में अलग अलग कारण थे जो राजेश की हत्या की ओर ले गए। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन तीनों में से कौन सी कहानी सही है, क्योंकि हर एक कहानी में अलग अलग पहलू थे और सब में कुछ ना कुछ विरोधाभास था। एक तरफ राजेश के परिवार वालों का दावा था कि उसकी हत्या प्रेमी ने की, जबकि दूसरी ओर भारती ने अपनी चचेरी बहन और सहेली के साथ मिलकर हत्या का आरोप लगाया था। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शराब के नशे में राजेश ने अपनी पत्नी पर दबाव डाला था, जिसके कारण उसकी हत्या हुई। पुलिस को इन सभी बयानों और घटनाओं की पूरी जांच करनी पड़ी, क्योंकि यह मामला बहुत ही पेचीदा हो चुका था। पुलिस ने काजल और पायल से सच जानने की कोशिश की, क्योंकि इन दोनों के बयान में भी कुछ विरोधाभास था। काजल और पायल दोनों ही घटना के समय भारती के घर मौजूद थी और उनके बयान से यह पता चल रहा था कि राजेश के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ था। पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की। फिर जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार थी। राजेश और भारती की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की।
शुरुआत में इनका जीवन सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे राजेश को शराब की लत और कर्ज ने उनके रिश्ते को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। राजेश की शराब की लत बढ़ती जा रही थी और वो हर महीने अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा शराब और सट्टे में खर्च कर देता था, जिसके चलते घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। भारती लगातार राजेश से लड़ाई करती रहती थी, लेकिन वो अपनी आदतों में सुधार नहीं कर पा रहा था और दूसरों से उधारी लेकर कर्ज चुकता करने की कोशिश करता रहता था। एक दिन भारती की बहन काजल घर पर आई हुई थी। भारती किचन में काम कर रही थी कि तभी राजेश ने मौका पाकर काजल को पकड़ लिया। काजल ने शोर मचाया, लेकिन राजेश ने उसे कसकर दबोच लिया। काजल ने जब उसे धक्का दिया और शोर मचाया तो भारती दौड़ते हुए आई और वो राजेश से भिड़ गई। दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, लेकिन अंततः काजल और भारती ने यह तय किया कि वे इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं बताएंगे। 15 दिन बाद पायल राजेश के घर आई और राजेश ने वही हरकत पायल के साथ भी की। इस बार पायल ने राजेश को पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ा। भारती ने अब राजेश से सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने फिर से ऐसा ही किया तो मैं सबको बता दूंगी। अब मैं तुम्हारे बुरे काम और सहन नहीं कर सकती। ये बात सुनकर राजेश को गुस्सा आ गया, लेकिन वो भारती की धमकियों को नजरअंदाज करता रहा। इस समय तक भारती का मन पूरी तरह से टूट चुका था और वो ये सोच रही थी कि कैसे वो इस स्थिति से बाहर निकले। राजेश ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भारती पर झूठे आरोप लगाए थे, बल्कि चचेरी साली और पत्नी की सहेली के साथ उसने मनमानी की थी। भारती उसकी बात किसी से कही नहीं थी, इसीलिए राजेश ने उस पर झूठे आरोप लगाए। घटना के दिन राजेश घर पर शराब पीकर आया। तब घर में भारती की सहेली और चचेरी बहन मौजूद थी। राजेश शराब के नशे में उन दोनों के साथ छेड़खानी करने लगा। राजेश को ऐसा करते देख भारती आग बबूला हो उठी। भारती ने गुस्से में आकर अपना दुपट्टा निकाला और काजल, पायल के साथ मिलकर राजेश का गला घोंट दिया। तीनों ने मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई और शव को बोरी में भरकर एक कोने में छुपा दिया। भारती ने इस घटना की जानकारी अपनी मां शुक्रानी को दी। जैसे ही शुक्रानी को यह खबर मिली, वो अगले दिन सुबह जबलपुर पहुंच गई। इसके बाद पायल और भारती ने शव को एक्टिवा पर रखा और उसे रांझी इलाके की झाड़ियों में फेंक दिया। इस दौरान एक्टिवा पायल चला रही थी। शव को ठिकाने लगाने के बाद शाम को जब राजेश के साथी उसके बारे में पूछताछ करने घर पहुंचे, तो भारती ने सोनू सोनकर को फोन किया और उससे शव को ठिकाने लगाने में मदद मांगी। इस दौरान भारती को यह जानकारी नहीं थी कि पुलिस को राजेश की लाश मिल चुकी थी। पुलिस ने जब शव के बारे में जानकारी ली तो ये फोन रिकॉर्डिंग उनके हाथ लग गई और पूरा मामला उजागर हो गया। राजेश बेन की हत्या के मामले में जांच के बाद पुलिस ने भारती, काजल और पायल को आरोपी माना। पायल नाबालिग थी तो उसे न्यायालय ने नाबालिग न्यायालय में पेश किया। उसके खिलाफ हत्या और शव को छुपाने के आरोप तो थे, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उसकी सजा में छूट दी गई और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। भारती और काजल को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में दोषी पाया गया, जिसमें उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। यह मामला एक जटिल स्थिति बन गया, जहां नाबालिग का अपराध करने के बावजूद उसकी सजा में कानूनी ढील दी गई, जबकि वयस्क आरोपियों को कठोर सजा मिली। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।